डिस्कस करते हैं, आओ। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग के बारे में वैसे तुम्हारे को कुछ पता है या नया, बिल्कुल नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, है ना? या हो सकता है तुमने सुना भी होगा, तो कॉलेज में सुना होगा इसके बारे में ना। चलो फिर तो और बढ़िया। अच्छा, देखो, सबसे पहले आपका पेपर नंबर कौन सा है ये? पेपर नंबर है 4, ठीक है ना? ग्रुप 2 है आपका, पेपर नंबर 4 है। और पूरा सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्टिंग है या कुछ और है, बताओ? कॉस्टिंग एंड, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, ये नाम है पूरा। अब जरा समझना, कॉस्टिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है? सबसे पहले कुछ बच्चों की यहाँ पर एक दिक्कत आती है, कुछ बच्चों को लगता है कि ये बिल्कुल अकाउंट्स जैसा है। तो भाई अकाउंट से इसको सेपरेट रखना, यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि अकाउंट्स के बाद अगली क्लास मैंने कॉस्टिंग की नहीं डलवाई थी। क्यों? क्योंकि वहां पे बच्चा कंफ्यूज बहुत होता है, उसे लगता है जैसे अकाउंट्स में आपको क्या सारी स्टेटमेंट है, मतलब फॉर्मेट आपको पता है, सेम उसमें चीजें भरनी है, तो कॉस्टिंग में भी ऐसा होगा। कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, अकाउंट्स आप क्लास 11th से पढ़ रहे हो, बेसिक वही चलते हैं, है ना? बेसिक वही है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, आप उन चीजों को अलग लेवल पे लेकर के जाते हो। जबकि कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सब कुछ नया है आपके लिए, आपने इससे पहले आज तक कभी भी नहीं पढ़ा, ठीक है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या लगता है, आपको इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी? अच्छा, और एक चीज तो ठीक है, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, और उसके अलावा? अच्छा, किसकी? उसी कॉस्ट की? अच्छा, उसी कॉस्ट की, ठीक है। उसके अलावा और कुछ, और कुछ लग रहा हो मतलब? मैनेजमेंट की अकाउंटिंग कैसे करनी है? भाई कह रहा है, भाई पूरा संधि विच्छेद कर रहा है, कह रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग अलग कर लो, है ना? हाँ, तो देखो, मतलब समझना इसका मतलब क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप कॉस्टिंग में सीखोगे कि मेरे को एसरटेन करनी है कॉस्ट। तो कॉस्ट की एसरटेनमेंट करनी आपको आनी चाहिए कि कॉस्ट को कैसे एसरटेन करूं, ठीक है? एसरटेनमेंट ही लिख देता हूं पूरा, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो सबसे पहले आपके धंधे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप किस तरीके से कॉस्ट निकालते हो। क्योंकि एक बात बताओ, अगर आपने कॉस्ट गलत निकाल दी तो प्रॉफिट गलत, मतलब प्रॉफिट चलो उस पर कुछ भी जोड़ोगे, सेलिंग प्राइस गलत आएगा। और अगर एक बार आपका सेलिंग प्राइस गलत आ गया तो मैं ये बोल सकता हूँ आप इंडस्ट्री में ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत सारे बैठे हैं। मैंने ज्यादा प्राइस रख दिया तो लोग मेरे पास नहीं आएंगे, मैंने ज्यादा कम रख दिया तो लोगों को लगेगा यार इसकी तो क्वालिटी पता नहीं अच्छी होगी नहीं होगी, तो लोग मेरे पास आकर के नहीं सामान खरीदेंगे। तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कैसे निकलेगी। दूसरा, सर जब आप कॉस्ट को पढ़ लो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली मुझे ये पढ़ना है कि अब जो मैंने कॉस्ट निकाल दी, अब इस कॉस्ट को मैं किस तरीके से मैनेज कर सकता हूं, वो सारी बातें, ठीक है? अभी नोट मत करना, नोट करने का टाइम दे दूंगा, बस अभी चीजों को समझते हुए चलो, क्योंकि नया कंसेप्ट है। अगर आपको पहली बार में समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो आगे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? सबसे पहले सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है, एक बात और इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सर इससे पहले आपने एक टैक्सेशन सब्जेक्ट पढ़ा, टैक्सेशन में आपका 50 मार्क्स अलग है, डीटी के 50 मार्क्स अलग हैं, जीएसटी के, ठीक है? आप आज एक सब्जेक्ट और पढ़ोगे, एफएम एसएम, 50-50 मार्क्स अलग अलग टॉपिक के हैं, 50 एफएम के, 50। तो ये बटा हुआ है, लेकिन यहाँ आपको इस पूरे सब्जेक्ट को इज्जत देनी बहुत जरूरी है। इसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है कि कॉस्टिंग 50 की आएगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 50 की। ये पूरा एक ही सब्जेक्ट है जो टोटल 100 मार्क्स का है, ठीक है ना? बहुत सारे चैप्टर हैं, आज हर चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि उस चैप्टर में आपको क्या चीजें समझनी है, कैसे समझनी है, और उसके ऊपर आपको काम करना है। तो सबसे पहले बेसिक फंडा बस अपना क्लियर रखना। कोई भी धंधा चालू करने से पहले मेरे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, उस कॉस्ट के लिए क्या डायरेक्ट मटेरियल होना चाहिए, कौन कौन से खर्चे इनडायरेक्ट होने चाहिए, और वो कैसे निकलेगी। अगर आपको ये अच्छे से निकालना आ गया तो एक बात बताओ, प्रॉफिट तो हर धंधे वाला अपने हिसाब से ढूंढता है ना कि मेरे को कितना प्रॉफिट रखना है। जिसको स्टार्टिंग में मार्केट शेयर एक्वायर करना है, हो सकता है वो प्रॉफिट कम रखे। जिसको हो सकता है पहले ही क्रीम कस्टमर्स के पास जाना है, हो सकता है वो प्रॉफिट ज्यादा रखे, वो उसके ऊपर है। साथ में आप कॉस्ट पहले निकाल चुके हो तो आपका सेलिंग प्राइस निकल करके आ जाएगा। तो बेसिकली इस पूरी इक्वेशन में जो इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे ना, वो सिर्फ इस बात के ऊपर सारी की सारी डिटेल होगी, कॉस्ट क्या है, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब जरा यहां से आगे चलते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले एक मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं, एग्जाम्पल से मेरे को चीजें बताना। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैं टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल लेता हूं कि कॉस्टिंग का बैच है अपना, ठीक है? मान लो कॉस्टिंग के बैच में, कॉस्टिंग के बैच में सबसे पहले दो चीजें, सर एक तो बताओ फीस कितनी, और दूसरा बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, तब जा करके मेरे पास टोटल सेल निकल करके आएगी, है ना? मैंने बोला मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि टोटल जो मेरी फीस है वो 9,500 है पूरे बैच की, और जो स्टूडेंट इस टाइम पे पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 200।
तो बताओ मेरे को कि टोटल कलेक्शन कितनी होगी बैच से, पहले ये बताओ कि बैच से टोटल कलेक्शन क्या आ रही होगी, फिर एग्जाम्पल में हम और चीज़ों को क्लियर करेंगे। और बताओ, है ना, 19 लाख। भाई जज्बाती हो गया, मैं खुद ऐसे सोच रहा हूँ, मैं इतने बच्चों में भी 1,90,000, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है। अब एक बार बताना, ये जो 19 लाख रुपए है क्या है सारा प्रॉफिट है, इसमें खर्चा होगा, खर्चा क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, अगर जैसे हमने टीचिंग का एग्जांपल लिया तो देखो एक इसमें प्रॉफिट का एलिमेंट होगा, प्रॉफिट को छोड़ो, ठीक है, प्रॉफिट की मैं बात नहीं कर रहा, कॉस्ट। अब आप बताओ आपके हिसाब से इसमें क्या क्या कॉस्ट लगी हो। क्लासरूम का खर्चा, ठीक है, मतलब क्लासरूम के खर्चे को अपन रेंट बोल सकते हैं, और सोचो और क्या खर्चे लगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और एम्प्लॉयज की सैलरी, और बताओ मेजर मेजर खर्चे बताना, छोटे मोटे नहीं, मेजर मेजर। अच्छा, स्टेशनरी, ठीक है, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कॉस्ट लिख सकता हूँ, और फर्नीचर, और इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और बताओ और क्या लग रहा है तुम्हारे को इसके अलावा, और कोई कॉस्ट, कह रहा है यही देख लेता हूँ ना, और क्या क्या चीज ऐसी है जो लग रही हो। ठीक है, अब एक बात समझना समझना, क्या इस कॉस्ट की कोई कैटेगरी होंगी अपने सामने, इसमें से कुछ कॉस्ट तो ऐसी होंगी जो बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है कि बच्चे कितने आ रहे हैं, या कितनी रिकॉर्डिंग बिक रही है, या कितने बच्चे लाइव में पढ़ रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक तो कुछ ऐसे खर्चे हैं जो फिक्स है, कुछ ऐसे होंगे जो वेरिएबल कॉस्ट हैं, जो एग्जैक्टली हमारे रिलेटेड है, किसके साथ रिलेटेड है, नंबर ऑफ यूनिट जो आप बेच रहे हो उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, क्या इसके अलावा और भी कोई कंपोनेंट हो सकता है, या यही कंपोनेंट होगा, पक्का, इसके अलावा कोई और कंपोनेंट जो तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो। सेमी वेरिएबल, एक कंसेप्ट और आता है इसके साथ आपका, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का किस किस को मतलब पता है कि सेमी वेरिएबल होता क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, पता है। अच्छा, ये पक्का है कि आधी फिक्स होगी हमेशा। अच्छा, हाँ, बताओ। हाँ, फिर एक लिमिट के बाद बढ़ती है, एग्जांपल बता सकते हो कोई, ये ग्राफ बता सकते हो उसका ग्राफ कैसा बनता होगा। सर देखो फिक्स वेरिएबल तो शायद आपको पता हो, स्टेयर्स वाइज बनता है ना, स्टेयर्स वाइज बनता है। अगर नहीं पता हो तो देखना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले एक टाइम तक फिक्स चलती रहेगी, फिक्स चलती रहेगी, चलती रहेगी। अब इसके बाद जैसे यूनिट बढ़ा ना, ये ऊपर चली गई, फिर ये चलती रहेगी, सेम चलती रहेगी, चलती, फिर ये बढ़ जाएगी। हाँ, अब बताओ कौन सा एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी, सही है बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जैसे पहले 200 यूनिट तक बिल नहीं है, लेकिन जैसे 201 यूनिट हुआ तो बिल आ जाता है, आ सकता है। और रेंट, रेंट कैसे, हाँ, हाँ, सही सही, उस केस में कह सकते हैं। और कोई जो तुम्हारे को लग रहा हो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, स्कूल का कोई एग्जांपल ध्यान में आ रहा हो, एक एग्जांपल है स्कूल का जो हर बच्चा आ जाता है ध्यान में, तुम सोच के देखो। बस, बस में पिकनिक, ठीक है, पिकनिक के टाइम पे सोचना, जो बस की आपकी कॉस्ट होती है, क्या बस की कॉस्ट भी सेमी वेरिएबल है कैसे, मान लो अगर एक बस है, एक बस में आपके 40 बच्चे बैठ रहे हैं, तो 1 से 40 तक के बीच में तो बस का रेंट का खर्चा सेम आ रहा होगा। लेकिन जैसे आपके 40 के 42 बच्चे हुए, आपने 2 बच्चे बढ़ाए, यहाँ पे दूसरी बस का सीधा सीधा खर्चा आ जाएगा, फिर वो चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, 80 तक चलता रहेगा। इसके बाद जैसे एक बच्चा और बढ़ा, 81 हुआ, 81 से बढ़ता 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 120 तक सेम चलेगा, है ना। मतलब मैं बोलूं कि अगर ये मेरे यूनिट्स हैं और ये मेरी कॉस्ट है, तो नंबर ऑफ यूनिट कुछ हद तक तो ये कॉस्ट सही चलेगी, कांस्टेंट चलेगी। फिर हो सकता है जैसे आप एक यूनिट और आगे गए, ये कॉस्ट एकदम से बढ़ गई, फिर हो सकता है मैं थोड़ा सा और आगे गया, ये कॉस्ट मेरी और बढ़ गई, इसको बोला जाता है सेमी वेरिएबल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अभी लिखवाऊंगा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखवाऊंगा क्या है कैसे है, पहले ये बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आते हैं इसके सिलेबस पे और पेपर स्ट्रक्चर पे। अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, बस कॉस्ट का एक एग्जांपल लिया है खाली आपके सामने, ठीक है। अब समझना इसका पेपर स्ट्रक्चर क्या है आपका। पेपर स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपका पूरा का पूरा जो पेपर है 100 मार्क्स का आएगा, है ना। ऐसा मत सोचना कि कॉस्टिंग पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है, कई बार थ्योरी भी आ जाती है इसमें, ठीक है। बट प्रैक्टिकल अगर आप, हाँ इसमें थ्योरी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कर रहे हो तो आप बहुत आराम से 90% तक स्कोर कर सकते हो, अगर आपका प्रैक्टिकल काफी अच्छा है तो। लोग थ्योरी सिर्फ इस चक्कर में करके जाते हैं कि अगर प्रैक्टिकल का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो नहीं सॉल्व हो रहा, तो हमारे पास बैकअप के लिए थ्योरी होनी चाहिए, टेक्स्ट की तरह। ठीक है, अब समझना, 100 में सबसे पहले अगेन वही 70 मार्क्स का आपका क्या आएगा, पूरा पेपर सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, है ना, जिसके ऊपर आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, चैप्टर बताऊंगा कैसे होंगे। और इसके बाद बाकी के जो 30 मार्क्स हैं ये आपके होंगे एमसीक्यू। ठीक है, जनरली जो इसमें होगा, क्योंकि कॉस्टिंग में पहली बार एमसीक्यू लेकर के आ रहे हैं, तो हो सकता है ये सेम पैटर्न रखें जो टैक्स के टाइम का होता था या ऑडिट के टाइम का होता था, सेम पैटर्न यहाँ रखें। वो पैटर्न क्या होता था, अगेन वही 20 मार्क्स के तो आपके एक एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चन होंगे आपके 2 मार्क्स ईच के।
ये वही बड़े बढ़िया क्वेश्चन होंगे जिसमें वो अलग अलग कॉस्ट आपसे निकलवाएगा और उस हिसाब से सॉल्व करवाएगा। हो सकता है कि ये केस बेस्ड सिनेरियो भी आपके सामने हो कि एक केस स्टडी दे दी, उसके ऊपर क्वेश्चन दे दिए। तो एक बात ना ध्यान रखना, कॉस्टिंग में कोई भी अगर आपका केस बेस्ड सिनेरियो पे क्वेश्चन आ रहा है तो वो कोई नया क्वेश्चन नहीं, वो उसने क्या करा है, आईसीएआई का कोई पुराना क्वेश्चन जो पूरा सॉल्व होता था बस उसी को डाल दिया और उसके बेसिस पर उसने नीचे 4 एमसीक्यू बना दिए। नया कुछ नहीं होता, बस वही क्वेश्चन आते हैं केस बेस्ड सिनेरियो में। ठीक है, जैसे टैक्स का भी है, कोई चैप्टर उठाया, उसका उठा करके उसने केस स्टडी डाल दी, नीचे 4 क्वेश्चन डाल दिए। पहले होता था 4 आपको सॉल्व करने होते थे, इस बार 4 के एमसीक्यू दे रखे। ठीक है, तो बच्चों को लगता है एमसीक्यू आसान है, कई बार एमसीक्यू में ना वो 2 आंसर ऐसे दे देगा जहां उसे पता बच्चा गलती करेगा, वो आंसर जान के डालेगा फिरकी लेने के लिए। तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा सर जो 70 मार्क्स है इसके बारे में बताओ, सब्जेक्टिव पेपर जो है 70 मार्क्स का, इसमें क्या क्या है आपका, ये टोटल सिलेबस में कंटेंट क्या क्या है, कंटेंट ध्यान से समझना, कंटेंट क्या है। कंटेंट की बात करते हैं, सबसे पहले आपको सारे चैप्टर्स बताता हूँ, चैप्टर्स क्या क्या है। सबसे पहला चैप्टर बहुत नॉर्मल सा चैप्टर, अभी नोट मत करना, सिर्फ समझना अभी, इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग, कॉस्टिंग से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। बेसिकली आप रूबरू हो जाओ थोड़ा सा सब्जेक्ट से कि कॉस्टिंग में होगा क्या, कैसे काम करना है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, उसके बारे में। ठीक है, या कॉस्ट निकालनी जरूरी क्यों है, अगर आप कॉस्ट सही से नहीं निकालोगे आपको सेलिंग प्राइस सही असरटेन नहीं होगा, वो मैंने बता दिया आपको, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कॉस्टिंग के 3 एलिमेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर अलग अलग चैप्टर दे रखे हैं, मैं आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेन भी करूंगा। एक चैप्टर है आपका डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल का मतलब जो भी मैंने प्रोडक्ट बनाया उसमें रॉ मटेरियल का क्या खर्चा है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीजें मेरे को बतानी है। ठीक है, अगला आएगा आपका डायरेक्ट लेबर, लेबर से रिलेटेड भी खर्चा हो सकता है ना। अच्छा मैं सर यहाँ डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ ये भी अभी बताऊंगा। मटेरियल और लेबर ध्यान रखना, कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो 2 टाइप के खर्चे हो सकते हैं, एक मटेरियल का खर्चा हो सकता है, एक लेबर का खर्चा हो सकता है ना। इसके बाद एक आता है आपका ओवरहेड नाम का खर्चा। ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब क्या है, मतलब समझाता हूँ। इस बिल्डिंग में अकाउंट्स की भी क्लास चल रही है, कॉस्टिंग की भी क्लास चल रही है, टैक्सेशन की भी क्लास चल रही है, बाकी 3 सब्जेक्ट की भी क्लास चल रही है। तो क्या इस बिल्डिंग का रेंट सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग के सब्जेक्ट के साथ एडजस्ट होना चाहिए या सबके साथ होना चाहिए? सबके साथ, क्योंकि कॉमन यूज है ना। तो जब आप कोई कॉमन यूज की चीज का खर्चा सब लोगों के ऊपर डाल रहे हो उस खर्चे को बोलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब नॉर्मल सी नॉर्मल कोई ऐसी चीज जो कॉमनली सबके लिए यूज हो रही है और सबके सर पे उसका खर्चा आ रहा है, इसलिए नाम पड़ा ओवर द हेड। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, नॉर्मल सी बात है बिल्कुल, है ना। तो ये आपका आया ओवरहेड। ओवरहेड के बाद एक अगला चैप्टर आपका आएगा, चैप्टर का नाम है, मैं अलग पेन से क्यों लिख रहा हूं अभी आपको उसका रीजन भी बताऊंगा। अगला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम ओवरहेड जैसा ही है, बट ओवरहेड एक पुरानी सोच हुआ करती थी, उसी को इन्होंने नई सोच के साथ क्वेश्चन बनाया कि अगर ऐसा आ जाएगा तो आप क्या क्या ट्रिक्स लगाओगे, कैसे अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वही है। मतलब बेसिकली पता है 4 और 5 में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बताता हूँ। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर मेरा एक रेंट दे रखा है, रेंट है मान लो 10 लाख का, कोई रेंट है मेरा 10 लाख का, और मेरे पास 3 प्रोडक्ट है ए बी सी, तो मैं पहले किसी और बेसिस पे इनको बांटता था। ठीक है, खर्चे को कैसे बांटना है। बस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ना ये 10 लाख रुपए एबीसी में जो बट रहे हैं ये किसी अलग तरीके से बट रहे हैं। क्या सर चैप्टर का कंसेप्ट कुछ नया, नया कुछ नहीं है, सेम ओवरहेड जैसा ही है, बस अब की बार जो बांटने का तरीका है वो अलग हो चुका है। तो हाँ एग्जैक्टली exactly, कि मतलब कौन सी एक्टिविटी कितना यूज हुआ कैसे हुआ। पहले के टाइम पे कुछ और होता था, इक्वली बांट दो, अगर इक्वल नहीं है जितना जितना जिसका परसेंटेज है उस बेसिस पे बांट दो। तो क्या सर मेरे को पढ़ने दोनों है, क्योंकि ओवरहेड भी अभी तक हमारे सिलेबस में है, हटा नहीं है। यहाँ तक की बात ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आप एक बात समझना, किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपने डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ओवरहेड, ये सब का खर्चा निकाल दिया, तो इस खर्चे को निकालने के बाद आप एक स्टेटमेंट तो बनाओगे ना कि कॉस्ट कितनी आई है मेरी, कि स्टेटमेंट क्या होगी। उसके ऊपर आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है, पूरे पूरे कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है वो कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट में समझाया क्या जाता है, सर ये मेरी कॉस्ट है इस लेवल तक, बस आप इनको जोड़ते जाओ, अलग अलग लेवल की सारी कॉस्ट को जोड़ते जाओ जब तक ये टोटल कॉस्ट के बराबर ना आ जाए। तो जैसे अकाउंट्स में होता क्या है, अकाउंट्स में आप आगे पढ़ोगे, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर है, या फाउंडेशन में मान लो आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं, एनपीओ आपने पढ़ रखा होगा, है ना, शेयर्स आपने पढ़ रखा होगा, आपको पता है एक फॉर्मेट है। ठीक है, शेयर्स की जनरल एंट्री करनी है मेरे को पता है, पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी, फिर अलॉटमेंट की एंट्री होगी, ऐसे चलेगा। तो सेम ये वाला जो चैप्टर है ना, ये डिट्टो अकाउंट से रिलेटेड है, कि आपको एक फॉर्मेट दे दिया, आपको कुछ नहीं करना, वो 20 आइटम देगा, 20 आइटम को उठाओ, इस डिटेल में डालते जाओ, आपका अमाउंट निकलता जाएगा,
है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो अभी तक जो हमारी कॉस्टिंग चली है, मैं आपको बोलूं अभी तक की हमारी कॉस्टिंग का जो भी यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन आपके साथ लिखा है, ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन एक ऑर्डर में चल रहा है मेरे साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। और इसके बाद आपका एक चैप्टर और है, एक चैप्टर और आता है आपका 7th चैप्टर, जो किस बारे में बात करेगा, कॉस्ट की अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। और कॉस्ट की अकाउंटिंग का मतलब पता है क्या है, जो आप नॉर्मली जनरल एंट्री पास करते हो ना, वही जनरल एंट्री मेरे को यहाँ पर सीखनी है, ठीक है। जहां पर आपने सिलेबस का इतना पार्ट कर लिया, मैं आपको बोल सकता हूं आपका 50 मार्क्स का सिलेबस हो जाएगा। 50 मार्क्स का सिलेबस इन्हीं में से पूछा जाए। अभी 50 हुआ है, हाँ भाई अभी 50 हुआ है। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में बात आ रही हो, हमें तो लगा 100 हो गया पूरा, 100 नहीं हुआ, अभी 50 हुआ है, ठीक है। तो क्या ये इसी ऑर्डर में चल रहे हैं? एक बात बताओ, सबसे पहले आपने कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कॉस्टिंग में क्या होगा, उसके बाद आप मटेरियल से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ोगे। मटेरियल का एक बात बताना, मटेरियल के चलो पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मटेरियल से रिलेटेड तुम्हें क्या लगता है तुम चैप्टर में क्या पढ़ोगे? पहले अपना बताओ, जो आपको लग रहा है मटेरियल वाले चैप्टर में हमें क्या लगता है, हमारे को क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपके साथ? रॉ मटेरियल, ठीक है। अब एक बात बताओ, रॉ मटेरियल का मतलब खाली ये होगा क्या कि अगर रॉ मटेरियल मेरे को बाहर 10 लाख का मिल रहा है तो मेरी खाली 10 लाख की कॉस्ट आएगी, या और कुछ भी कॉस्ट आएगी आपके हिसाब से? और भी कॉस्ट आएगी? हाँ, मतलब रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं लेना, रॉ मटेरियल को अपने घर तक लाने का मतलब फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा है वो सारा का सारा खर्चा मैं पढ़ूंगा। हो सकता है आपने अकाउंट्स में कहीं पर पढ़ा हो, लीफो फीफो मेथड भी होते हैं हमारे, सेम सेम वो मेथड हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के यहाँ पर भी काम में आएंगे, क्योंकि इन्वेंट्री रॉ मटेरियल आपकी एक इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री है बिजनेस की। अगर आपको उसकी कॉस्ट निकालनी आ गई तो मैं बोल सकता हूं जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो डायरेक्ट मटेरियल होगा ना। मैं पेन बना रहा हूं तो पेन की जो बॉडी है वो रॉ मटेरियल है ना, वो एक डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड है, तो मेरे को उसके सारे के सारे खर्चे लेने पड़ेंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है मैं रॉ मटेरियल लेने गया, सामने वाली पार्टी ने बोला अगर आप 10 लाख से ज्यादा का लोगे मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा, वो सारी चीजें मुझे कंसीडर। एक तो ये चीज मटेरियल की, ये चीज क्लियर है। दूसरा एक बात बताना, मेरी फैक्ट्री में आज रॉ मटेरियल रखा हुआ है 10,000 यूनिट, ठीक है, जो हर दिन हजार हजार यूनिट खर्च होता है, हर दिन। मतलब मैं अपनी फैक्ट्री अभी कितने दिन तक चला सकता हूँ? 10 दिन तक, है ना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक बात बताओ, मेरे को आपके हिसाब से कब अपना रॉ मटेरियल दोबारा ऑर्डर करना चाहिए? आपको क्या लगता है, कब लगता है? 7 दिन के? अच्छा, ठीक है, मतलब लास्ट के 3 दिन तक मेरे पास हो जब मैं कर दूं, और एग्जैक्टली exactly, और बताओ। जैसे एक नॉर्मल सा तुम्हारे को एग्जांपल देता हूँ, स्विगी जोमेटो से तुम खाना तो सबने ऑर्डर करा होगा, तो उस टाइम पर भी तो तुम ये मैथ्स लगाते हो ना, क्या मैथ्स लगाते हो भाई, यहाँ से डिलीवरी टाइम कितना दिखा रहा है, डिलीवरी टाइम आधे घंटे का दिखा रहा है, और मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को आधे घंटे तक मेरे को भूख लगेगी तो मैं मंगा लूँ, अगर उसमें डिलीवरी टाइम दिखा रहा है 1-1.5 घंटे का, आप अपना डिसीजन चेंज कर देते हो, ऐसा होता है ना। सेम वो चीज आपको बिजनेस में लगा, मतलब सर मेरा रॉ मटेरियल किस स्पीड पे यूज हो रहा है, उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो सप्लायर से रॉ मटेरियल आ रहा है वो कितने टाइम में आ रहा है। जैसे मान लो पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है कि सप्लायर हमेशा 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मेरे को सामान दे देता है, तो जब तक मेरे पास 3 से 4 दिन का सामान है, मैं उसी दिन उसे घंटी बजा दूंगा कि भैया मेरे को अपना सामान देने आ जा। तो वो सारा का सारा कौन सा पीरियड है, कितना सामान मुझे मंगाना चाहिए, वो सब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, ठीक है। जैसे एक चीज और बताता हूँ मटेरियल से रिलेटेड, मेरे को ज्यादा क्वांटिटी में सामान मंगाना आसान है, मतलब मेरे लिए अच्छा है बिजनेस के लिए, या कम क्वांटिटी में मंगाना सही है? बताओ। आप लोग कह रहे हो ज्यादा, ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल हो सकता है, उसके अलावा नीड के अकॉर्डिंग बेकार हो जाएगा, ठीक है, और मतलब डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर। और सोचो कोई एक और बड़ा फैक्टर है जो इस पे। एग्जैक्टली exactly. एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट आएगी कि अगर आपने ज्यादा मंगाया तो मेरी स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा आएगी, और अगर मैंने कम मंगाया तो कम के ऊपर मेरे ऊपर ये रिस्क भी हो सकता है कि वो जल्दी खत्म हो जाए और आता आता कस्टमर चले जाए किसी और कॉम्पिटिटर के पास। तो मेरे को ना तो ज्यादा मंगाना है ना मेरे को बहुत कम मंगाना है, मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो नंबर मेरे बिजनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तो वो सब निकालना भी आप मटीरियल में समझोगे। अब आपको मटेरियल का दायरा पता चल रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल का मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड मेरे को जितने डिसीजन लेने हैं वो सारे यहाँ आए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब एक बात आपको और बताता हूँ, हाँ जी। सर्विस के केस में ना हमारा मटेरियल नहीं होगा, ठीक है, उस केस में हम जो सर्विसेज दे रहे हैं खाली हम उनकी अकाउंटिंग करेंगे, और उसके ऊपर हमारा चैप्टर है जिसका नाम ही सर्विस कॉस्टिंग है, जो आगे आने वाला है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। एक चीज खाली आपको बता रहा हूँ, कॉस्टिंग जब तक आप पढ़ रहे हो ना, कॉस्टिंग के साथ ऐसे पढ़ना कि आपका धंधा अपना चल रहा है और आप अपने धंधे के लिए कोई कॉस्टिंग निकाल रहे हो।
ठीक है, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन की तरह इसको पढ़ोगे ना कि ये एक सिर्फ एक सब्जेक्ट और उस तरीके से पढ़ोगे, मैं खुद बता रहा हूँ एक टाइम पे आके बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा ऐसे पढ़ के चलो कि मेरा धंधा है, मेरे धंधे में मुझे एक्चुअल कॉस्ट निकालनी है क्योंकि वो बहुत जरूरी है, और अगर मैंने वो सही निकाल दी तो मेरा फायदा है। ठीक है, जैसे एक बात बताओ, जब आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो अकाउंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, एक्सटर्नल यूजर के लिए होता है या इंटरनल यूजर के लिए होता है आपके हिसाब से? इंटरनल के लिए। अच्छा, और कॉस्टिंग आपके हिसाब से किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल के लिए या इंटरनल के लिए? इंटरनल के लिए। अब आपको एक बात बताता हूँ, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल के लिए होता है। रीजन बताता हूँ क्यों। अब तो आप स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हो अकाउंट्स में, जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड पढ़ोगे, हर स्टैंडर्ड में एक बात आएगी कि मेरे को इस चीज को अपनी बैलेंस शीट या प्रॉफिट और लॉस में कैसे डिस्क्लोज करना चाहिए, है ना। कोई भी बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ, कोई बहुत बड़ा गेन हुआ, वो सारी चीजें लिख करके दिखाती है। क्यों दिखाती है? ताकि उसके जितने यूजर्स हैं उनको वो बात समझ में आए, है ना। क्या कॉस्टिंग का भी यही है? कॉस्टिंग का ये नहीं है। कॉस्टिंग वाला बंदा कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी चीजों की कॉस्टिंग बाहर वाले बंदे को पता चले, लेकिन सर मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे को पता होगी तभी तो मैं प्रॉफिट सही निकालूंगा ना। बाहर ना बताऊं, लेकिन इंटरनल रिकॉर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्टिंग, है ना। आपको अगर अपनी कॉस्टिंग पता है तो आप प्रॉफिट को बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे नॉर्मल सी बात बताता हूं, मेरे को क्लास देने में क्या कॉस्टिंग लग रही है, आपको लगता है कभी भी कि एक्यूरेट कॉस्टिंग मैं आपको बताऊंगा? मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगा आप तो बोलोगे भाई कितना कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, वो चीज पे कभी भी नहीं आऊंगा। लेकिन हाँ, जो मैं अकाउंट्स बना रहा हूं, क्या वो मैं आपको दिखाऊंगा? शायद मैं दिखाऊं अगर आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। ठीक है, इस वजह से कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मटेरियल के ऊपर बात कर ली। पहले यहां तक बताओ मटेरियल तक की बातें समझ में आई कि मटेरियल चैप्टर क्यों डाला। ठीक है, अगला चैप्टर है लेबर। अब एक बात बताओ, मैं रॉ मटेरियल ले आया, चाहे पेन बनाने का, चाहे किसी भी चीज का, मेरा बुक बनाने का धंधा है, मैं बुक ले आया, रॉ मटेरियल ले आया, क्या रॉ मटेरियल ऐसे ही रखा रात तक, सुबह क्या अपने बुक बन जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा, है ना। साथ में लेबर की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी। अब एक बात बताना, लेबर जो है क्या वो हमेशा डायरेक्ट होगी आपके हिसाब से? पहले ये बताओ, या इनडायरेक्ट भी हो सकती है? इनडायरेक्ट लेबर का कोई एग्जाम्पल बताओगे, क्या हो सकता है आपके साथ? वो इनडायरेक्ट लेबर है ना। जैसे आपका सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस है, भाई मैं अपनी कंपनी खोल के बैठा हूँ लेकिन मेरे को डोर टू डोर सर्विस देनी है, तो जो वहां तक पहुंचा रहा है वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, और कोई इनडायरेक्ट का एग्जांपल जो तुम्हें लग रहा हो? जो एम्प्लॉय है, ठीक है, हाँ एम्प्लॉय की सैलरी। अब एम्प्लॉय में भी हम ये कह सकते हैं, जो सेल्स से रिलेटेड एम्प्लॉय है, हो सकता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, लेकिन जो पीछे अकाउंट संभाल रहा है वो तो इनडायरेक्टली है सर, पक्की बात है। ठीक है, मैं आपको अपने बिजनेस पे बताऊं, मैं जो आपको सर्विस दे रहा हूं वो शायद डायरेक्ट लेबर है, लेकिन जो पीछे बैकएंड पे रिसेप्शन वाला बंदा बैठा है, कोई रिकॉर्डिंग वाला बंदा बैठा है जो एडिट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो सारे इनडायरेक्ट लेबर है ना। सर एक बात बताना, क्या इनडायरेक्ट लेबर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है। क्या डायरेक्टली रिलेटेड है? नहीं है। कॉस्ट में लेना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर आप कॉस्ट में नहीं लोगे तो आपको प्रॉफिट सही नहीं पता चल पाएगा, तो लेना तो पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सर यहां तो आपने बोला सिर्फ डायरेक्ट लेंगे, बिल्कुल सही बात है, यहां डायरेक्ट लोगे, इनडायरेक्ट भी हमारा कहीं ना कहीं जाएगा। कहां जाएगा अभी बताऊंगा, पहले यहां तक बताओ, डायरेक्ट लेबर समझ आ गया? तो सर डायरेक्ट लेबर में हम पढ़ेंगे क्या? जैसे मेरे पास कोई एम्प्लॉय है जो प्रोडक्ट बनाने का मेन काम कर रहे हैं, वो डायरेक्ट लेबर हो गया। मैं उसे क्या क्या पैसे दे रहा हूँ, वेजेस दे रहा हूँ, क्या मैं उन्हें ओवर टाइम दे रहा हूँ? ओवर टाइम किसके बेसिस पे दे रहा हूँ? ओवर टाइम में बहुत लोगों ने अपने अपने फॉर्मूले दे रखे हैं, मैं कौन से बेसिस पे उन्हें ओवर टाइम दे रहा हूँ? ठीक है, मैं उनकी एफिशिएंसी कैसे चेक कर रहा हूँ, ये सब कुछ लेबर में आया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का। अब देखना, एक आता है इसके बाद ओवरहेड। अब ओवरहेड क्या है, पहले ओवरहेड को समझा। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि यहाँ आपके सारे चैप्टर आ जाएं। इसके बाद ओवरहेड का मतलब समझा रहा हूँ, ओवरहेड का मतलब क्या है समझना। ओ एच बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, आप अपने पेपर में लिख के भी आ सकते हो, ओ एच, ओवरहेड। ठीक है, मतलब क्या है? सर देखो, कुल मिलाकर के तीन चीजें होती हैं, एक आपका मटेरियल, एक होता है आपका लेबर, और एक होता है बाकी एक्सपेंसेस। बाकी एक्सपेंस का कोई एग्जांपल बताओगे पहले? मटेरियल ठीक है, लेबर ठीक है, कोई बाकी एक्सपेंस का एग्जांपल आपके हिसाब से? रेंट ठीक है, बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, बहुत सही है। कोई और एग्जांपल जो, अगर मैं यहाँ एक बात लिख दूं, जैसे देखो, सबसे पहले तो एक कमाल की बात बता दो, इन तीनों के आपस में दो दो बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? दो दो। एक होंगे डायरेक्ट और दूसरा क्या होगा आपका? इनडायरेक्ट। ठीक है, क्या ये चीज सेम चलेगी आगे? हाँ सर, इसका भी डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, इसका भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। सर आपने इसकी बात कर दी मटेरियल की, आपने लेबर की बात कर दी, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा बताओगे मेरे को जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है? सोच के बताना। सेल्स, कमीशन, और जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, और कोई एग्जांपल? सेल्स कमीशन से ही रिलेटेड एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, शायद आप पकड़ पाओ। ट्रांसपोर्टेशन। और सोचो इसकी,
मशीन की मेंटेनेंस, लेकिन मशीन तो फैक्ट्री में यूज होगी या ऑफिस में यूज होगी, तो वो तो सब प्रोडक्ट के लिए हो रही है, तो बोलो वो तो इनडायरेक्ट में चला गया। और कुछ सोचो, एक ऐसा बढ़िया खर्चा है सेल से रिलेटेड जो पक्का डायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट क्या ले सकते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा तो ले सकते हैं। और सोचो, एक बात बताना, पेन का एग्जांपल लेता हूँ, मैं पेन बेच रहा हूँ, मैं रेनॉल्ड्स कंपनी के पेन बेच रहा हूँ, कस्टमर मेरे पास सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं रेनॉल्ड्स के पेन बेच रहा हूँ, तो मेरे को रेनॉल्ड्स को कुछ रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, वो हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, रॉयल्टी का खर्चा हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस। कैसे है आप खुद बताओ, जनरली रॉयल्टी किस बात पे डिसाइडेड होती है, कि मैं कितनी किताबें बेचूंगा, उस बात पे, ठीक है, मैं कितनी किताब बेच रहा हूं, दूसरा मैं कितने पेन बेच रहा हूं, जैसे अगर मैंने एक पेन बेचा, अगर 10 रुपए का है, उसमें 1 रुपए मेरे को हो सकता है रॉयल्टी रेनॉल्ड्स को देनी पड़ रही है, तो वो डायरेक्टली रिलेटेड खर्चा। लेकिन क्या वो मटीरियल है? मटीरियल नहीं है। लेबर है? नहीं है। तो वो क्या होगा? मेरा एक्सपेंस होगा। यहाँ तक की बात है, ठीक है। और पता है बाद में आपको क्या समझ में आएगा, जो तीनों का इनडायरेक्ट खर्चा है, इन तीनों के इनडायरेक्ट खर्चे को साथ में बोला जाता है ओवरहेड। ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब जो प्रोडक्ट के बनाने में डायरेक्टली नहीं आ रहा, बट उनका होना जरूरी है, अगर वो नहीं होगा तो शायद आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं पाएगा। हो सकता है वो मटेरियल भी हो सकता है, वो लेबर भी हो सकता है, वो एक्सपेंस भी हो सकता है। लेबर का एग्जांपल अभी आप लोगों ने मुझे बताया था, जैसे अकाउंटेंट की सैलरी हो गई, मैंने अपने वेयर हाउस के बाहर कोई गार्ड बिठा रखा है, उसकी सैलरी हो गई, ये सब लोग इसमें आ जाएंगे। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है सर। डायरेक्ट मटेरियल था, इनडायरेक्ट मटेरियल का कोई एग्जांपल बताओगे? प्रिंटर, ठीक है। और इनडायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड एग्जांपल? फर्नीचर, सही है, ठीक है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंस है सर, इलेक्ट्रिसिटी का उठा लो, आप किसी भी चीज का उठा लो, मैंने अपने यहाँ पर कोई काम वाली आंटी लगा रखी है साफ सफाई के लिए, उनका खर्चा हो गया, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब आप इन सबको जोड़ते हो तो ये ओवरहेड बनता है। यहाँ तक की बात ठीक है। अब एक बात बताना, क्या ये ओवरहेड, अगर मैं अपने धंधे में 2 यूनिट बना रहा हूँ, एक ए यूनिट या बी यूनिट, या ऐसा समझ लो मैं अपनी कोचिंग में सिर्फ 2 क्लासेस दे रहा हूँ, एक अकाउंट्स की एक कॉस्टिंग की, तो क्या ये सारा का सारा खर्चा इन दोनों पे बटना नहीं चाहिए, है ना? वो आप पढ़ते हो ओवरहेड में, ठीक है। कि सर बटेगा तो कैसे बटेगा, ये बटेगा तो किस बेसिस पे बटेगा, पुराने बेसिस क्या थे और अब नए बेसिस क्या आ गए। जनरली ये दोनों चैप्टर एक जैसे होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क जब आप चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे, जब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक की बात है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम लग रही है सिलेबस समझने में तो पहले बताना, क्योंकि सिलेबस समझ आ गया तो पहले समुद्र की गहराई नाप लो, गहराई कितनी है, फिर तुम आराम से करते चलना धीरे धीरे करके, ठीक है। हाँ, फिर डूबने में मजा आएगा। पहली क्लास में ज्यादा टॉर्चर करूंगा फायदा है नहीं, तो धीरे धीरे करके टॉर्चर करूंगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, टॉर्चर पक्का होगा, इंटर में आ चुके हो तो टॉर्चर तो पक्का होगा भाई, ठीक है। हाँ, उस टॉर्चर के आप कितने मजे लेते हो वो आपके ऊपर है। अब समझना सर, यहाँ तक की बात हुई। अब कॉस्ट शीट में क्या है? कॉस्ट शीट में कुछ भी नहीं है भाई, अब इनको लिख दो बस, मटेरियल का खर्चा कितना, लेबर का खर्चा कितना, ओवरहेड का खर्चा कितना, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। जब आप इनकी एक स्टेटमेंट बना देते हो, उसको बोला जाता है कॉस्ट शीट, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट बना दी। एक बात बताना, जब आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी, जैसे अकाउंट्स में होता है, आपने ट्रेडिंग बना दिया, पीएनएल बना दिया, बैलेंस शीट बना दिया, अगर मैं आपको वहां से बोलूं जर्नल एंट्री पास करने को, जर्नल एंट्री पास कर सकते हो, जर्नल या लेजर बनाने को, सेम काम है। जब यहाँ आपने स्टेटमेंट बना दी तो आगे आपको अगला क्या करना है, सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी, ठीक है। तो ये है आपका आधा सिलेबस 50 मार्क्स का। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है बिल्कुल, पक्का? कोई प्रॉब्लम लग रही है यहाँ तक तो बताओ पहले, कोई भी दिक्कत लग रही हो? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या है, मतलब बताता हूं। जैसे आपके ऊपर के जितने खर्चे हो रहे हैं, ओवरहेड को ना एक नाम और दिया गया है, ऊपरी खर्चे। आपके ऊपरी जितने खर्चे हो रहे हैं, उस खर्चों को मेरे को हर प्रोडक्ट के सर पे कैसे रखना है, वो चीज। जैसे आपको बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी ऊपरी खर्चे हैं, मैं कह रहा हूं टोटल यहाँ पे 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ABCD 4 सब्जेक्ट, 4 अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चारों टीचर ने पता है मेरे को क्या बोला, सर एक काम करो ना, ये बात ध्यान से सुनना, चारों टीचर ने मेरे को ये बोला, सर एक काम करो ना, सारा रेंट वगैरह आप उठाओ, जो करना आप करो, हमारे को तो जो बच्चे की फीस आएगी ना वो दे देना। बताना ये चीज सही है ना? ये चीज सही थोड़ी है। तो भैया मैं इस बिल्डिंग से रिलेटेड जो खर्चा भी कर रहा हूं, तो देखा जाए तो वो खर्चा भी तो चारों में बंटना चाहिए ना। एक तो ये बात हुई। अब देखना ध्यान से हुआ क्या, पहले के टाइम पे, ओवरहेड के टाइम पे, मान लो अगर 10 लाख का खर्चा है ना, तो वो ऐसे बांट दिया जाता था, 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख। अब हुआ क्या, इसमें एक ए बंदा है, ए बंदे ने ऑब्जेक्शन करा। वो क्या कह रहा है, सर आप सबकी क्लासें चलती है 2-2 घंटे, मेरी तो क्लास ही 1 घंटा चलती है, आपकी क्लास में बच्चा है 200 बच्चा, मेरे में तो सिर्फ 50 बच्चा है, तो आपने मेरे ऊपर 2.5 लाख का खर्चा कैसे डाल दिया? तो उसकी बात भी ठीक है,
पॉइंट गलत है ये वाला जो मैंने बांटे 10 लाख 2.5 वाले, है ना। तो उसके लिए बना एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो इस बात पे खर्चे को बांटेगा कि सामने वाला बंदा कितने टाइम के लिए चीज को यूज कर रहा है, कितना यूज कर रहा है, उसके पास कितने बच्चे हैं, और लॉजिकली उसके ऊपर कितना खर्चा जाना चाहिए। सर जाना चाहिए टोटल 10 लाख, लेकिन 10 लाख का कितना जाना चाहिए वो, ठीक है। तो सर आप तो ये कह रहे हो ना कि उसके हिसाब से जो पहले वाले 2.5 लाख आपने बांटे थे वो गलत है। वो गलत नहीं है, वो ट्रेडिशनल सिस्टम था। अब आपका नया सिस्टम आ गया, चीज वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं, उस हिसाब से आपको चलना पड़ा है, ठीक है। चीज क्लियर है यहाँ तक, पक्का। और बताओ, और सिलेबस में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो यहाँ तक, या यहाँ तक क्लियर सिलेबस में? हाँ भी बता रहा हूँ, एक ही है, एक ही है, ठीक है। जो आपने कॉस्ट निकाली बस उसी को मैनेज करना सीखना है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आओ जरा, अब यहाँ से आगे बढ़े, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका मॉड्यूल नंबर दूसरा, ये तो पहले मॉड्यूल की बातें हो गई। अब चल, टोटल 3 मॉड्यूल है, ठीक है। हाँ, पहला मॉड्यूल 50 नंबर का, अगला मॉड्यूल 25 नंबर, फिर अगला मॉड्यूल 25 नंबर, ठीक है। अभिषेक ऊपर देख रहा है, कह रहा भगवान माफ करो। अच्छा, अब देखो अगला, अब देखो अगला 8 9 10 11 12। अच्छा, देखो अगले 5 चैप्टर, अगले 5 चैप्टर जो निहायत ही बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है, जिसके ऊपर तुम्हारे 25 नंबर है। ये अगले 5 चैप्टर तुम्हारे बहुत आसान है, और इस पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 25। तो भाई देखो सीधी बात है, 50 नंबर का टारगेट है, एक ही मॉड्यूल करो, एक मॉड्यूल दे दूंगा, तुम्हारा काम भी आसान, मेरा भी आसान, ठीक है ना। 70, हाँ 25 25 वाले दो तो वो भी बता दूं, ठीक है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कितना करना है, मैं तुम्हें मार्क्स के हिसाब से चीजें बता दूं, ठीक है। हाँ तो फिर इतना कर लेना, हाँ 100 मार्क्स का ये होता है। देख बच्चा कितनी अच्छी बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो आगे, अगला चैप्टर क्या है आपका, इसके बाद आप पढ़ोगे यूनिट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग। अब इसका मतलब पता है क्या है? जो चीज आप पहले पढ़ चुके हो ना, पहले आपने टोटल कॉस्ट शीट पूरे धंधे की बना दी, अगर मैं उसमें से आपको बोलूं मेरे को पर यूनिट कॉस्ट बता दो, तो क्या आप बता नहीं सकते? नॉर्मल सी तो बात है, ठीक है। एक इसमें चैप्टर आएगा जो भाई का डाउट था, सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग का मतलब सर जो ऐसे बंदे हैं जिनके पास कोई मटेरियल ही इन्वॉल्व नहीं होता, जो सिर्फ प्योरली सर्विस में दे रहे हैं, उनका खर्चा कैसे आएगा? तो सर्विस का खर्चा, जैसे आपको इसके ऊपर एग्जांपल देता हूँ, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना स्कूल चला रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पैसेंजर का सर्विस वगैरह दे रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहे होते हैं। तो उनके जो भी खर्चे, हम सारे खर्चे लेंगे, उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे, अपना सेलिंग प्राइस निकल करके आ जाएगा, ठीक है। मतलब सर्विस इंडस्ट्री में आप किस तरीके से अपना प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करोगे, वो हम सर्विस कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। इसके बाद एक चैप्टर आपका इसमें और आता है, उस चैप्टर का नाम क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग में तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? पहले तुम सोचो, फिर मैं बताता हूँ। सर आप ही बता दो, एक बार ट्राई करके देखो। प्रोसेस ये मत बोला हाँ प्रोसेस होगा, अरे प्रोसेस में आगे क्या होगा? हाँ, प्रोसेस में आगे क्या होगा वो आपको बताना है, क्या लग रहा है? हाँ, कॉस्ट प्रोसेस कर रहे, अब देखो। हाँ, ये संधि विच्छेद बढ़िया करता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब देखो मैं बता, प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या है भाई? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें एक ए प्रोसेस चल रही है, उसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है, उसके बाद मेरी तीसरी प्रोसेस होती है, जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ऐसे बहुत सी चीजें। अब गाड़ी का ही ले लो, गाड़ी में सबसे पहले डिजाइन बनेगा, डिजाइन के बाद पहले ढांचा बनेगा, फिर उसके बाद प्रॉपर गाड़ी बन के तैयार होगी, ठीक है। ऐसे आप अपने फर्नीचर में भी ले सकते हो, फर्नीचर में पहले नॉर्मल बनेगा चीजें, फिर उसके बाद डिजाइनिंग होगी, डिजाइनिंग होने के बाद वो अच्छे से पैक होगा, फर्निश होगा, फिर उसके बाद बिकेगा। अब मुझे खाली आप एक बात बताना, ऐसा हो सकता है ना कि मेरे को सिर्फ इतनी ही कॉस्ट देखनी हो कि पहले 2 प्रोसेस तक की कॉस्ट क्या आ रही है ना? क्यों? रीजन बता रहा हूं आपको। ऐसा हो सकता है जो मैं रॉ मटेरियल से प्रोसेस करके बी प्रोसेस तक लेकर के आया, कोई दूसरा बिजनेस वाला बंदा मेरे से यही खरीदने को तैयार हो, तो मेरे को उसकी कॉस्ट तो पता हो कि यहाँ तक जो मैंने काम करा उसकी कॉस्ट क्या है, जब भी तो मैं उससे पैसे ले पाऊंगा ना। क्योंकि जरूर थोड़ी है कि मैं सारा का सारा सामान अपना फाइनल कस्टमर को बेचूं। ऐसा हो सकता है मैं फाइनल को भी बेच रहा हूँ, साथ में किसी ने मुझे बोला कि आप इस प्रोसेस तक काम करके मेरे को दे दो, तो मेरे को देना पड़ेगा उसे। वो जब मैं उसे दे रहा हूं उसको आप क्या बोलोगे? प्रोसेस कॉस्टिंग में आएगा, ताकि मुझे इंडिपेंडेंट प्रोसेस पे पता रहे कि खर्चा अभी तक कितना हो चुका है ना। क्योंकि खर्चा पता होगा तो आप प्रॉफिट जोड़ करके अपना सही तरीके से सेलिंग प्राइस निकाल पाओगे। वो बात मैंने आपको पहले ही बता दी। पूरी कॉस्टिंग का बस एक ऑब्जेक्टिव है, सेलिंग प्राइस एकदम जेन्युइन तरीके से फिक्स करना। उसी के अगेंस्ट में जो जो चैप्टर आएंगे, जो जो चीजें आएंगी, वो सब आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
क्लियर है? उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर, मेरे ख्याल से टोटल मिलाकर के 2 या 3 पेज का चैप्टर है खाली, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या है? बहुत नॉर्मल सी बात, आप पंचर वाले पे गए, पंचर वाले ने सिर्फ और सिर्फ आपका काम करा, तो एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए उसने टोटल खर्चा कितना करा, ठीक है? ये चीज हम पढ़ते हैं। आप किसी क्लाइंट पे गए या आप किसी सीए पे गए, सीएस पे गए, कोई भी क्लाइंट आया, तो उस क्लाइंट का काम करने के लिए टोटल मेरा कितना खर्चा आया, वो जॉब कॉस्टिंग है। जॉब का मतलब उस एक पर्टिकुलर काम का क्या खर्चा आपका होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? और प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एक बाय पार्ट और है, जो मैं यहाँ लिखना भूल गया था, नीचे लिख देता हूँ। एक होता है आपका बाय प्रोडक्ट, एक है आपका बाय प्रोडक्ट, और एक होता है आपका मेन प्रोडक्ट, जिसको जॉइंट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है? ये आप यहाँ पे पढ़ोगे। इससे रिलेटेड कुछ बता पाओगे? क्या लग रहा है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट। पेट्रोलियम में क्या बनेगा? ठीक है, ठीक, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। अच्छा, जॉइंट, इस बार तो तूने संधि विच्छेद नहीं करा, सही बताया एकदम। और जॉइंट प्रोडक्ट, तो बाय भी तो वही हो गया साथ में, फर्क क्या है? अच्छा, मतलब उसे करने का इंटेंशन नहीं था, ठीक है, वो बन गया, अपना बन गया। मतलब मैं एक बात बोलूं, आप कोई भी दो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए आपका इंटेंशन नहीं था कुछ बनाने का, आप दोनों को मिला करके कोई एक चीज प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, और प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में कोई दूसरी चीज प्रोड्यूस हो गई, तो वो बाय प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? देखो, जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब, सिंपल सी बात बताऊं, मैंने रॉ मटेरियल, लेबर, सब चीजें डाली इस इंटेंशन से कि आगे प्रोडक्ट बने, और जो वो अलग अलग प्रोडक्ट बने सबकी सेम इज्जत है, ठीक है, सब मार्केट में अच्छा खासा बिक सकता है, वो जॉइंट है जिसमें सबकी सेम इज्जत है। बाय प्रोडक्ट का मतलब, मैं नहीं चाहता था, वो तो प्रोसेस में बनता बनता अपने आप कुछ अलग से निकल कर आ गया, जिसको मैंने बाजार में बेचा, जिससे मेरे को थोड़े से कुछ पैसे मिल गए, वो है आपका बाय प्रोडक्ट। यहाँ तक की बात ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। डिफरेंस दोबारा से बताऊं अलग तरीके से। जॉइंट वाला, मम्मी पापा ने प्लान करा बच्चा एक करने का, गलती से ट्विंस हो गए, तो जॉइंट प्रोडक्ट है। ऐसा थोड़ी होगा कि आप इज्जत एक को दोगे एक को नहीं दोगे, भाई इज्जत तो दोनों को देनी पड़ेगी, ठीक है? कैसी बातें करता है तू ऐसे ही करेगा पक्का, है ना? अब आगे समझना सर, ये देखो, ठीक है? अच्छा, अच्छा भाई, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ठीक है? आगे समझना, बाय, हाँ हाँ, आगे समझना, बाय प्रोडक्ट, आगे समझो। बाय प्रोडक्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट का मतलब, अच्छा सुन लो, जॉइंट समझ में आ गया? बाय का एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने सुना होगा, जब शुगर बनती है, तो शुगर बनने के साथ साथ जब आप गुड़ से शुगर बना रहे हो या शुगर केन से जैगरी बना रहे हो, साथ में एक मोलासिस नाम की चीज होती है जो निकलती है, उसे फर्टिलाइजर के लिए यूज करा जाता है। सर क्या उसकी उतनी इज्जत है? उतनी नहीं होती। जितना शुगर मार्केट में बिक सकता है उतना वो फर्टिलाइजर नहीं बिक सकता, लेकिन कुछ तो बिक रहा है ना, कुछ तो मिलेगा ना। जैसे आपको बताता हूँ, मैंने किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करी, साथ में कोई कबाड़ा प्रोड्यूस हो गया, जो कबाड़े से को बेच के मेरे को 200-300 कुछ रुपए मिल रहे हैं, भाई बाय प्रोडक्ट तो है, बिक तो रहा है, लेकिन उसकी उतनी इज्जत नहीं है जितनी जॉइंट प्रोडक्ट में सबकी इज्जत है। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसकी हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसके प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम बात समझेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जब आप ये मॉड्यूल कर लोगे 25 नंबर आपके हाथ में, तो टोटल कितने, 12 चैप्टर हमारे हो चुके, 25 मार्क्स आपके, 75 मार्क्स आपके टोटल हो चुके। इसके बाद में लास्ट के 3 चैप्टर आपके और आएंगे, टोटल बस 15 चैप्टर, ज्यादा नहीं है, बस बस, ठीक है? अब समझो, जो लास्ट के 3 है, इन तीनों की आपकी 25 मार्क्स की वेटेज है। मतलब सर सबसे बढ़िया तो ये चैप्टर है, इन चैप्टर को कर लो, सीधे सीधे 25 मार्क्स तो पक्के तुम्हारे हाथ में, ठीक है? ठीक है, ठीक है, इजी नहीं, ये बहुत इजी है, ठीक है? ठीक है, अब समझना, सबसे पहले इसमें बताता हूँ इसमें है क्या और हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो समझना। जैसे आपको ऊपर के सब समझ में आया ना, एक चैप्टर है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, और एक है आपका बजटरी कंट्रोल। ये 3 चैप्टर है आपके। अब इन 3 चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो तुम अपने आप से भी रिलेट कर सकते हो, पहले मैं धंधे से रिलेट करके बताता हूँ। सर मैंने सोचा था, इस साल जो मेरा प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट की कॉस्ट मैं कुछ भी करके, कैसे भी करके 12 रुपए तक रखूंगा पर यूनिट, उससे ऊपर नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है? मैंने सोचा था सर 8 रुपए का प्रॉफिट ऐड करूंगा, टोटल 20 रुपए में ये सामान मैं बाहर बेचूंगा, जो कॉम्पिटिटर भी मेरे 20 में बेच रहे हैं, 8 रुपए का मेरा प्रॉफिट है। ये मैं सोच के चल रहा था स्टार्टिंग में, अभी काम नहीं हुआ है, मैंने सोचा था स्टार्टिंग में। क्योंकि आपको पता होगा, बिजनेस स्टडी तुमने भी पढ़ रखी है, प्लानिंग स्टेज पर आप स्टैंडर्ड बनाते हो कि ये स्टैंडर्ड मेरे मीट होने चाहिए, ठीक है? बाद में जाकर के एक्चुअल में पता क्या हुआ, आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे कि आपको लग रहा था ये होगा ही होगा, पर 12 की जगह अब की बार कॉस्ट आ गई 14 रुपए की। मैं अपने सेलिंग प्राइस को तो नहीं हिला सकता, हिलाऊंगा कॉम्पिटिटर बाजी मार जाएंगे, तो इस केस में मेरा प्रॉफिट कम हो गया, है ना?
₹2 मेरी कॉस्ट के बढ़े और ₹2 से आपका प्रॉफिट कम हो गया। तो इस चीज को मेजर करना और इस चीज से रिलेटेड सारी की सारी एनालिसिस करना कि ये गलती किस वजह से हुई है। जैसे ₹2 बढ़े हैं तो किसकी वजह से बढ़े। अब देखो किसकी वजह से का मतलब बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है लेबर ने सही से काम नहीं करा, तो लेबर मैनेजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ऐसा हो सकता है जो बंदा रॉ मटेरियल खरीदने गया था, जितने में उसे खरीदना चाहिए था उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने महंगे में खरीद लिया। हो सकता है शोरूम वाले जो बंदे हैं उन्होंने गलती से कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट करी या एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा खर्चा कर दिया, उतना रिकवरी नहीं हो पाया। तो मेरे को ये तो देखना पड़ेगा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ताकि उस बंदे के ऊपर मैं बात डाल सकूं कि भैया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपको इसको सही करना था। सर इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, ₹12 की जगह हो सकता है कॉस्ट ₹10 हो जाए। तो जिस बंदे की वजह से हुई है मेरे को उसको इंसेंटिव देना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। तो दोनों केस में आपको ये बात देखनी जरूरी है कि उसका मेन कारण क्या है। ये सारी बातें आप पढ़ते हो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कि जो स्टार्टिंग में आपने सोचा था क्या वो एक्चुअल में आपने साल खत्म होने के बाद पाया या नहीं पाया, दोनों में क्या वेरिएशन आ रहे हैं। ठीक है, उसका वेरिएशन का ही नाम होता है डेविएशन। जो तुमने मैथ्स में या स्टैट्स में कहीं ना कहीं सुना होगा, डेविएशन का मतलब जो मैंने सोचा था मैं उससे कितना डेविएट हो रहा हूँ, और अगर डेविएट हुआ हूं तो आगे के लिए मैं करेक्टिव एक्शन ले पाऊंगा। यहां तक ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगला चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप क्या पढ़ोगे, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट तो पता होगी तुम लोगों को, एडिशनल कॉस्ट एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पढ़ रहे हो। अगर इस टाइम पे मैं एक लेवल पे ऑपरेट कर रहा हूं तो एक यूनिट ज्यादा बनाने से मेरी कॉस्ट कितनी ज्यादा बढ़ेगी या कितनी ज्यादा कम होगी, वो मैं सारा का पढ़ूंगा। ठीक है, जैसे आपको एक नॉर्मल सी बात पूछता हूँ, शायद आप इसका आंसर भी बता दोगे बिना कोई फॉर्मूले के। ठीक है, ट्राई करना बताने का। मैं आपको कह रहा हूँ आपके पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, नोट मत करना कुछ, बस कैलकुलेटर में बताना क्या निकाल पा रहे हो। देखो एक फैक्ट्री है जिसका रेंट है ₹10 लाख का। फैक्ट्री है जिसका रेंट है आपका 10 लाख। पहले क्वेश्चन सुन लेना फिर आराम से। मैं इसमें जो भी प्रोडक्ट बना रहा हूं ना, मान लो मैंने इस पे एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को मैं ले लेता हूं पेन ही बनाया, और पर पेन पर पेन सेलिंग प्राइस जो है मेरा वो है ₹20 पर यूनिट। 30 ले लेते हैं, ₹30, ₹30 पर यूनिट का मेरा सेलिंग प्राइस है, और मेरी वेरिएबल कॉस्ट है उस पर ₹20 पर यूनिट की। ₹20 पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट। आपको क्या लगता है मेरे को कम से कम कितने पेन बेचने पड़ेंगे तब जाकर के मैं बोलूं कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे हूं। मतलब सिर्फ कॉस्ट रिकवर हुई है, अभी मैंने कमाया कुछ नहीं। कम से कम कितने पेन ऐसे मेरे को बेचने पड़ेंगे? 1 लाख शायद। और एक भाई का तो आंसर आया 1 लाख। और देखो अगर बता पा रहे हो तो। एक लाख पक्का? यहाँ तक तो ठीक है 1 लाख। मतलब आपने अपने दिमाग में ना एक बात बिठा ली सीधी सीधी कि सर देखो सीधी बात है, जब तक मैं 1 लाख पेन बेच नहीं लेता हूँ ना, 1 लाख आंसर सही है, अगर मैं 1 लाख पेन बेच नहीं लेता हूँ ना, जब तक मेरी कॉस्ट रिकवर नहीं होगी, मतलब मैं जब तक तो कुछ भी नहीं कमा रहा। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग का ना एक कंसेप्ट है जिसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। फॉर्मूला इसके पीछे तुमने फॉर्मूला लगाया, तुमने लॉजिक लगाया कि सर मैं ₹10 कमा रहा हूँ पर पेन पे, मेरे को टोटल 10 लाख की कॉस्ट को रिकवर करना है, तो कम से कम 1 लाख पेन बेचने पड़ेंगे। 1 लाख तक तो मैं कुछ नहीं कमा रहा। अगर मेरी टोटल पूरे साल की सेल 3 लाख हुई है, मतलब ऊपर के 2 लाख पे मैंने खाली प्रॉफिट कमाया, पहले 1 लाख तक तो बस मैं कॉस्ट रिकवर कर रहा था अपनी। है ना, आपने बहुत सारे बिजनेसेस पे सुना होगा, जब बिजनेस लेकर आते हैं कहते हैं 2 साल तक तो ये बिजनेस ब्रेक इवन पे आया है। ब्रेक इवन पे आने का मतलब क्या है कि जितना उसने खर्चा करा था अभी तो बस वो रिकवर हुआ है, प्रॉफिट तो अभी कमाने लगेगा आगे। ठीक है, ये सब चीजें तुम शार्क टैंक में देखोगे, शार्क टैंक चालू हुआ है ना, उसमें चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इसका फॉर्मूला तुम्हारे आगे रखूं, ऊपर लेते हैं हम टोटल में कितनी आपकी फिक्स कॉस्ट है, ऊपर आप ये लेते हो, नीचे लेते हो पर यूनिट कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यही फॉर्मूला आपने लगाया। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख, और मैंने कंट्रीब्यूट कितना हो रहा था हर एक का? ₹10 पर यूनिट, तभी तो 1 लाख आया ना। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का एक कंसेप्ट है। ऐसे मार्जिनल कॉस्टिंग के हमारे बहुत सारे कंसेप्ट, जहां आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर कोई प्रोडक्ट को मैं घर में बना रहा हूं तो इतनी कॉस्ट आ रही है, बाहर बना रहा हूं तो इतनी कॉस्ट आ रही है, मेरे को क्या करना चाहिए, घर में बनाना चाहिए या बाहर बनाना चाहिए? जहाँ पे कॉस्ट कम आ रही होगी, जहाँ क्वालिटी खराब नहीं हो रही होगी, वो सारी चीजें मैं मार्जिनल पढ़ूंगा। यहाँ तक की बात ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और जब आप ये सारा काम कर रहे हो तो आप अगले साल के लिए बजट बनाते हुए चलोगे कि मेरे पास हर एक्टिविटी को करने का क्या बजट है, वो लास्ट में आप बजट में। बजट का मतलब सर मेरे को लग रहा है कि मैं अगले साल मटेरियल पर टोटल मिला करके 5 लाख का खर्चा कर सकता हूँ, 5 लाख से ऊपर नहीं कर सकता, लेबर पे इतना खर्चा कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास बजट अच्छा खासा डिसाइडेड होगा तभी तो आप आगे के डिसीजन लोगे। याद है कल मैंने टैक्स की क्लास में भी आपको बताया था कि सबसे पहले हम बजट बनाते हैं। बजट बनाने के बाद आप सबसे पहले देखते हो कि मेरे अपने धंधे क्या हैं, फिर मैं मम्मी पापा के पास जा रहा हूँ या दोस्तों के पास जा रहा हूँ। सेम काम अगर आपको बजट बनाना सही से आ गया तो आगे की एनालिसिस करनी आसान हो जाएगी।
ठीक है, टोटल मिलाकर के ये सब्जेक्ट है हमारे। और पता है इसमें ये जो चैप्टर है ना आपके, ये वाले, ये 3 चैप्टर कायदे से इनको बोला गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि आप यहाँ पे सही से चीजों को मैनेज करो। अभी तक तो ऊपर आप फिर कॉस्ट निकाल रहे थे, यहाँ मैनेज कर रहे हो कि जो प्लानिंग में सीखा क्या वो एक्चुअल में आते आते मैंने पाया या नहीं पाया। दूसरा चैप्टर जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड बात करेगा सारी, कि मैं डिसीजन लूं, क्या मैं ये प्रोडक्ट बनाऊं या नहीं बनाऊं। जैसे आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, रिलायंस का बहुत अच्छा धंधा चल रहा है जियो आने से पहले। जब जियो के प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, कहीं ना कहीं तो उसने डिसीजन लिया होगा ना सारे फैक्टर के बेसिस पर कि सर मेरे को आ गया 20 साल में आने में ये ग्रोथ लग रही है, ये ऐसे कि हाँ आज मन करा जियो निकाल दो, ऐसा थोड़ी होगा। पूरा डिसीजन होगा ना, वो डिसीजन आप मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ते हो कि सर मैं अभी इस लेवल पे ऑपरेट कर रहा हूँ, क्या मेरे को साथ में एडिशनल लाइन में जाना चाहिए या नहीं जाना। ठीक है, या कोई प्रोडक्ट मैं बाहर मार्केट से खरीद रहा हूं, मेरे को 6 रुपए का पड़ रहा है, अगर मैं सारी मशीनें यहाँ लगा लूं, अगर वो प्रोडक्ट मेरे को 5 रुपए का पड़ पा रहा है तो मैं यहाँ बनाऊंगा। सर मेरे को महंगा ही पड़ रहा है तो फिर मैं खुद क्यों बनाऊं, मैं बाहर से ही खरीद लूंगा। ये सब डिसीजन आप ले रहे हो मार्जिनल। और लास्ट बजट, तो बजट ये सारी चीजें कौन करती है, ये सारी की सारी चीजें आपके बिजनेस की जो भी मैनेजमेंट है वो कर रही है। तो यहाँ आकर के आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। ये टोटल आपका सिलेबस है। अब पहले ये बताओ सिलेबस में कोई ऐसी चीज जो चैप्टर में तुम्हें ये ना समझ आया कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ये नहीं सब पल्ले पढ़ रहा। ठीक है, गहराई के हिसाब से मत सोचना, वो मैं वैसे ही डरा रहा था खाली, है कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल है। और एक बात और, हम इसी सीक्वेंस में सिलेबस को पढ़ेंगे। एक चीज आपको और बताता हूँ, ज्यादातर आप किसी भी क्लासेस में देखोगे ना तो कॉस्टिंग में सबसे पहले जो स्टार्ट कराया जाता है ना, बच्चों को कॉस्ट शीट कराया जाता है। रीजन बता रहा हूँ क्यों, बच्चों को ये बताना कि कॉस्ट बहुत आसान है। पहले उन्हें क्या करो, एक स्टेटमेंट बता दो, ये स्टेटमेंट है भाई, तू रट ले, वहां से चीजें उठाओ डालते जा बस। ठीक है, अब होगा क्या, तुमने अभी तो चीजें रट ली, पर यार तुम्हारे को बेस ही नहीं पता, मटेरियल का मतलब क्या, लेबर का मतलब क्या, ओवरहेड का मतलब क्या है, तो बाद में समझने में दिक्कत होगी। उससे अच्छा है पहले इन चीजों को समझ लो, और इन चीजों को समझने के बाद जब आप ये करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, है ना, वो ज्यादा अच्छा तरीका है। और पता है ये चीज बाद में मैंने क्यों रखी है, एक रीजन आपको और बताता हूँ। जब भी इंटरमीडिएट की क्लासेस स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है ना, तो बच्चे का जोश बहुत अच्छा होता है ना, 1 महीने तक तो बहुत अच्छा जोश होता है। 1 महीने के बाद वो ठंडा हो जाता है, कहता है बस अब हो गया, अब नहीं पल्ले पड़ रहा, अब चीजें ऊपर से जा रही है। तो जिस टाइम पे चीजें ऊपर से जा रही है उस टाइम पे आप इजी चीज करो ना, जब तक आपका जोश बढ़िया, कम से कम उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें अगर एक बेसिक आपको समझ में आ गया तो आगे तो चीजें वैसी आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है, इसीलिए हम पहले इस डायरेक्शन में चलेंगे भाई। अब आप बताओ कोई दिक्कत, ये क्लियर है, क्लियर है। तो भाई नोट करो, फिर चलेंगे आगे। इसको नोट भी करना है, हाँ भाई नोट भी करना है, वो आपके ऊपर है। मैं तो बोलूंगा 3 महीने रखो, मैं तो बोलूंगा 3 महीने जोश हाई रखो, बाकी 6 महीने तुम्हारे ऊपर है, 3 महीने में कोर्स हो जाएगा, बाकी 6 महीने तुम देखो, आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। मतलब पूरा नहीं, 6 के 6 सब्जेक्ट का नहीं कह रहा मैं आपको, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के हिसाब से ड्यूरेशन, कि अगर आप सही से पढ़ो तो कर सकते हो, कोई बड़ा कोर्स नहीं है। आप देखो क्या आपको लग रहा है कि लिखना चाहिए, ठीक है? नहीं तो सिर्फ सिलेबस का कंटेंट मेन नोट कर लेना, वो जरूरी है। इसमें करना है कुछ या नीचे करूँ, ये करूँ, तो जी यहाँ से नोट कर लो मेन पेपर स्ट्रक्चर से कम बाद में ये तो पता हो ना कि कौन से चैप्टर में क्या चीज़ है कैसे है।
वो आ जाते हैं यहाँ पे, इशू है इधर अंदर, बाहर तो आ जाते हैं। हो गया नोट? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हाँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कुछ। बताओ जी, कोई दिक्कत? पर हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, यूजेबल होंगे वो चीज़ ठीक है, अपने को ये देखना है क्या उतने यूजेबल हैं जितना मेन प्रोडक्ट है। अगर जितना मेन प्रोडक्ट है तो फिर आप उसको दूसरे वाले को बाय बोलोगे नहीं, आप उसे क्या बोलोगे, दोनों जॉइंट प्रोडक्ट है। बाय वाले में थोड़ी सी कम यूसेज है बस। ये ऐसा नहीं कि यूज नहीं होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा कबाड़ा होगा, बट ऐसा है कि हो सकता है जितनी मेन इंपॉर्टेंस है बड़ी चीज की उतनी नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपको एक चीज और बताता हूँ, जब हम स्क्रैप पे जाकर के कोई भी अपनी रद्दी वगैरह बेचते हैं, अब उस रद्दी से न्यूज़पेपर भी बन रहा है ना, उससे ऐसे रजिस्टर भी बन रहे हैं जो ब्लैक पेजेस वाले होते हैं, जो रफ रजिस्टर होते हैं, रफ रजिस्टर की कोई उतनी यूज होती है नहीं, तो उसे हम बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं बिल्कुल। लेकिन जो न्यूज़पेपर है भाई, न्यूज़पेपर तो अच्छा खासा बिक रहा है, ये चीज। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? और बताओ, और किसी का यहाँ पे कोई डाउट, कोई परेशानी? ये क्लियर है यहाँ तक भाई? बताओ जी, यहाँ तक क्लियर है? चले आगे, आओ जी। अब जरा अपना मेन कुछ स्टार्ट करते हैं कॉस्टिंग से रिलेटेड। मैंने आपको सबसे पहले सारा कुछ बता दिया, एक चीज़ आपको और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, ट्राई करना यार इंटर में जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, उसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ ट्राई करना कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो। रीज़न बता रहा हूँ कंसेप्ट क्लियर करना क्यों। ठीक है, आपके टोटल कितने हैं, 6 सब्जेक्ट, जो साथ में दोनों ग्रुप देने की सोच रहा है। ठीक है, हर एक पेपर में 30-30 नंबर के एमसीक्यू कॉन्सेप्ट बेस पे आएंगे। ठीक है, हर हर पेपर में 30 मार्क्स। ठीक है, एग्जैक्टली exactly, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। एक बात देखो, अगर 6 सब्जेक्ट पे आप इन 30 मार्क्स पे सबसे ज़्यादा फोकस रख रहे हो, आपके टोटल कितने हो गए, 180। ठीक है, टोटल 600 में से पास होने के लिए मुझे कितने चाहिए, 300 नंबर। अगर मैं एमसीक्यू को बहुत तगड़ा टारगेट रख रहा हूँ तो क्या मेरे को ऊपर से सिर्फ 120 नंबर ही तो चाहिए पास होने में? आ नहीं सकते क्या? बस मेन एमसीक्यू को अपना ना स्टार्टिंग से हर सब्जेक्ट में पकड़ के रखो। अगर आप एमसीक्यू, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यू की, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो अगर मैं एमसीक्यू को बहुत अच्छा अपना होल्ड कर लूँ तो यार बाकी सब्जेक्ट में टोटल मिलाकर के 120 नंबर लाना कौन सी बड़ी बात है ना। और अगर आप ये है कि हाँ जी हम तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, रैंक लाना चाहते हैं, फिर तो बस एक चीज बता रहा हूँ, एमसीक्यू को हल्के में मत लेना। कुछ नहीं है, जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो चीजें वही हैं, वही आएंगी। और मैं आपको सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट है उनके आईसीएआई के जितने एमसीक्यू है वो सारे क्लास में करवाऊंगा, ताकि एमसीक्यू हमारा कोई भी ना छूटे। क्योंकि कॉस्टिंग में तो पहली बार आ रहे हैं, टैक्स में तो पहले भी आते थे, पर कॉस्टिंग एफएम में पहली बार आ रहे हैं, तो पूरे पूरे चांसेस हैं जो आईसीएआई वाले हैं वही आ जाए। ठीक है, अब चलो समझते हैं कॉस्टिंग को, आओ जी। अब कॉस्टिंग पे हम मेन बात से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्टिंग के टोटल मिला करके आपके 3 कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट को मैं अभी डिफाइन लिखवाऊंगा नहीं, बस समझाऊंगा। पहला है आपका एसरटेन करना कॉस्ट को, जो आपको वैसे ही समझ में आ गया, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, पूरा लिख देता हूँ, एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, है ना। एक होता है, आप मेरे को बताना, ये तो आपको आता है, एक होता है कॉस्ट को कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, और एक होता है कॉस्ट रिडक्शन। इन दोनों में फर्क पता है? क्योंकि गलती से कभी पेपर में ना एक बार पूछ लिया था 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, फर्क पता है? हाँ हाँ, कम करना, कम कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस होगा तो सबसे पहली स्टेज बिजनेस कर रहा होता है कॉस्ट को कंट्रोल।
ठीक है, मेरे को फालतू में अपनी कॉस्ट को बढ़ाना नहीं, कॉस्ट को कंट्रोल करके रखो एक लेवल पे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरी कॉस्ट यहाँ से बढ़नी नहीं। और जब आपका बिजनेस एक लेवल पर आकर के स्टेबलाइज हो जाए, अब ट्राई करो कॉस्ट को रिड्यूस करने का। लेकिन आप कहीं पर भी कॉस्ट रिड्यूस लिख रहे हो, वहां ये बात जरूर लिखना, विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। क्वालिटी मेरी खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी खराब करके तो आप कॉस्ट को कितना भी नीचे कर लो, लेकिन मैं बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो पहला स्टेप है कंट्रोल करना। दूसरा स्टेप है जब स्टेबलाइज हो जाए, धीरे धीरे करके कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करो जिससे आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सको, बट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए कुछ भी हो जाए। तो कोई पॉइंट तो नहीं? ठीक है, तो एक ये छोटे छोटे से 3 इंट्रोडक्शन के पॉइंट थे जो मैंने बस आपको ऐसे समझाए हैं। जब इसके थ्योरेटिकल नोट्स लिखवाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, बट ऊपर से तो क्लियर है। एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब सारी की सारी कॉस्ट को एक साथ लिखना, सारी कॉस्ट देखना कि टोटल मेरी कॉस्ट लगी कितनी है। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब फालतू में कॉस्ट को बढ़ाना नहीं है, कोई भी अननेसेसरी खर्चे नहीं करने, वेस्टेज को कम रखना है। ठीक है, और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब अब देखो एडवांस टेक्नोलॉजी से कॉस्ट को किस तरीके से मैं कम कर सकता हूँ विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। क्वालिटी खराब नहीं होनी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? ठीक है, अब समझना सबसे पहले कि अब हम कॉस्ट को निकालेंगे कैसे। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इस चीज़ को समझना। ठीक है, अब नोट मत करना कुछ, पहले समझने पे ध्यान देना। भाई देखो, सबसे पहले अपन ले लेते हैं एक फैक्ट्री। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो गुड्स आपका बनेगा, मैं गुड्स के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी सर्विस के हिसाब से नहीं बना रहा। तो सबसे पहले आपकी फैक्ट्री होगी। तो अब लग रही होगी तुम्हारे को फैक्ट्री, पहले नहीं लग रही होगी, अब लग रही है फैक्ट्री, अभी भी नहीं लग रही। ठीक है ना? नहीं लग रही तो लो, अब लग रही होगी शायद। ठीक है, अब समझना सबसे पहले फैक्ट्री के सारे खर्चे। फैक्ट्री में सबसे पहला खर्चा क्या आएगा आपका? फैक्ट्री में सबसे पहला क्या खर्च, क्या कह रहा है? कैसी बातें करता है? डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। आगे देखना अगला क्या खर्चा होगा? डायरेक्ट लेबर। और इसके बाद एक खर्चा और आएगा, क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों डायरेक्ट चीजों को जोड़ूं तो आपको क्या लगता है क्या निकल कर आना चाहिए? डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि अभी तक सारी डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, और इसी डायरेक्ट कॉस्ट का ना एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है, उसको बोलते हैं हम प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब इंपॉर्टेंट कॉस्ट। ये तो प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी चीजों पे है, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना, एक्सपेंस कितना। अभी मैं इनडायरेक्ट पे नहीं गया, अभी मैंने सिर्फ टोटल बात करी है। इसको मैं क्या बोलूंगा? प्राइम कॉस्ट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये सबसे पहले आई मेरी प्राइम कॉस्ट। अब बताना, क्या फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे खत्म हो चुके हैं या खर्चे बचे हैं अभी? खर्चे बचे हैं, अभी बहुत सारे खर्चे बचे हैं। ठीक है सर, खर्चे कैसे बचे हैं उसके लिए बस आपको एक बात बता देता हूँ। एक होता है मटेरियल, एक होता है आपका लेबर, और एक होता है एक्सपेंस। मैंने तीनों में आपको बताया था, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट। यहाँ पर भी डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट, यहाँ पे भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और अभी सबके मैंने सिर्फ डायरेक्ट की बात करी है, इनडायरेक्ट सबका बचा हुआ है, ओवरहेड रह गए। अब उस ओवरहेड को जोड़ना कैसे है, यही सारा का सारा खेल है। अब ध्यान से समझना। सबसे पहले एक बात बताओ, फैक्ट्री में हम ये चीज कर रहे हैं, क्या फैक्ट्री के सारे काम हो गए? बचा है? बचा है अभी। ठीक है, तो उसको पता आप क्या बोलते हो? आप इसमें ऐड करोगे फैक्ट्री के ओवरहेड। फैक्ट्री के ओवरहेड, ओवरहेड को हम हर जगह क्या लिखेंगे? जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री के बाहर गार्ड बिठा रखा है, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, फैक्ट्री में कोई मशीन लेकर आया उसका डेप्रिसिएशन हो गया, फैक्ट्री तक लाने के सारे खर्चे, कोई भी खर्चा हो, सारी की सारी चीजें। जब आपने ये जोड़ दी, आपको क्या लग रहा है अब आप कौन सी कॉस्ट पे पहुंच चुके हो? बताओ। टोटल कॉस्ट लग रहा है, टोटल कॉस्ट आ चुकी है, इसमें कोई और कॉस्ट नहीं जुड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट जुड़ेगी अभी। ठीक है, वो तो मैंने डायरेक्ट मटेरियल वगैरह ले ली सब। तुम्हारे को क्या लग रहा है? ये फिक्स कॉस्ट आई है, अच्छा। इसके अलावा और कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होगी? अच्छा। अच्छा, तो देखो इसको पता है क्या बोला गया? इसको बोला गया फैक्ट्री कॉस्ट। ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री तक की। एग्जैक्टली exactly, अभी फैक्ट्री तक की सारी कॉस्ट मेरी आ गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत? फैक्ट्री तक की कोई दिक्कत? अब फैक्ट्री तक की सारी चीजें आ चुकी है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब एक बात बताओ, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जो फैक्ट्री के साथ साथ अपना अलग से ऑफिस चल, ऑफिस में अकाउंटेंट बैठा है जो सारे रिकॉर्ड कर रहा है, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीजों को लिख रहा है। हो सकता है वो कहीं दूसरी जगह पे बैठा हो, सारा काम संभाल रहा हो। सर क्या वो प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है? नहीं। क्या उस पर खर्चा हो रहा है? हाँ। क्या उस खर्चे को लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट तो आ रही है ना भाई, लोगे तो सही। तो मैं बोलूं इसके साथ मेरे को सारे के सारे और भी खर्चे जोड़ने पड़ेंगे, बताओ कौन से खर्चे जोड़ूंगा इसके बाद में? क्या लगता है? हाँ, तो मैं ये बोलूं ऑफिस और एडमिन के मेरे जो भी खर्चे हैं, ऑफिस और एडमिन से रिलेटेड मेरे जो भी ओवरहेड है, जोड़ेंगे तो वो भी। एग्जाम्पल बता सकते हो? एक दो एग्जाम्पल तो मैंने बताया। ऑफिस के रेंट, ऑफिस के एम्प्लॉय की सैलरी,
ये सब चीजें आएंगी, ठीक है। है ना, कोई अकाउंटेंट है वो हो गया, या आप, हाँ कमीशन है, जो भी चीजें हैं मतलब ऑफिस से रिलेटेड, क्योंकि धंधे को चलाने के लिए सिर्फ फैक्ट्री से धंधा नहीं चलता है, फैक्ट्री के साथ साथ आप कहीं ना कहीं तो बैठे हो जहां से आप सारी चीजों को मैनेज, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब मैंने मतलब क्या करा, तो सर इसी फैक्ट्री कॉस्ट में, यहाँ पर तो बस मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, इसी फैक्ट्री कॉस्ट में मैंने आगे जोड़ दिए ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे खर्चे, ये एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा वर्ड अगर आपको लिखना हो, ओवरहेड, ठीक है। अब आप बताओ, जब आपने ये चीजें जोड़ दी, अब आपको क्या लग रहा है हम कहां तक सबसे पहला पॉइंट बताना, क्या गुड्स बन गए हैं या नहीं बने? गुड्स अभी नहीं बने, गुड्स में क्या बाकी है? ये देखो ना, मैंने यहाँ पे मटेरियल लेबर एक्सपेंस वगैरह तो सब कुछ ले लिया ना। अब बताना गुड्स बन गए या अभी नहीं बने? अच्छा, अब क्या बाकी है गुड्स बनने में? ओवरहेड, गुड्स बनने में क्या बाकी है? पैकिंग, अच्छा मैं कह रहा हूँ फैक्ट्री में ही पैकिंग होती है, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट तो आप कर रहे हो क्योंकि फिनिश गुड बन चुका होगा तो आप शोरूम तक लेके जा रहे हो अभी, है ना। तो मैं बोलूँ यहाँ तक आपके जब सारे खर्चे हो गए तो इसको बोला गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम क्लियर होते जा रहा है आपको कि नाम कैसा है? सर जब तक फैक्ट्री में खर्चा था, फैक्ट्री के खर्चे आपने जोड़े तो वो फैक्ट्री कॉस्ट है, फैक्ट्री का सारा खर्चा हो चुका। ऑफिस के खर्चे जोड़े तो मैं कहाँ पहुंच गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन एक बार बताओ, क्या टोटल खर्चा इतना ही होगा क्या? आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो ना, आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, वो भी खर्चे तो जुड़ेंगे। तो इसके साथ में मैं एक चीज और जोड़ूंगा, जो लास्ट चीज है मेरी, वो क्या होगी, सेलिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी बताओगे? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आपके हिसाब से क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या लगता है? कोई भी एग्जांपल जो आपको लग रहा हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन सी वाली, जो फैक्ट्री के बाद शोरूम तक जा रही है, और हाँ, एडवर्टीजमेंट, और शोरूम खोला हुआ, शोरूम का रेंट, है ना। वेयर हाउस में स्टोरेज में रखी हुई चीज है वो आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। शोरूम पे आपने लोगों को बिठा रखा है जो पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं, वो सारे लोग इसमें आएंगे, है ना। जो भी है शोरूम से रिलेटेड, कोई इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आएगी, सब आएगा, मतलब शोरूम से रिलेटेड या आगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सारे यहाँ आने चाहिए। क्या वो डायरेक्ट खर्चे हैं? नहीं, लेकिन हो रहे हैं ना, तो कॉस्ट में तो लोग है ना, ठीक है। आपने ये चीजें जोड़ दी, जब आपने ये सारी चीजें जोड़ी, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब जितना सामान मैं बेच रहा हूं उसमें का खर्चा कितना, ठीक है। नॉर्मल सी बात बोलूं तो टोटल कॉस्ट, ठीक है। जो भी सामान मैंने बेचा, कस्टमर तक पहुंचने का टोटल खर्चा क्या हुआ वो यहाँ पर आपको पता चलेगा, ठीक है। ये बिल्कुल अभी मैंने बेसिक फॉर्मेट आपके सामने उठाया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है। एक ही चीज होती है बस, कॉस्ट ऑफ सेल में एक फर्क होता है खाली, क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की हम एडजस्टमेंट करते हैं। वो एडजस्टमेंट क्या होती है, ऐसा हो सकता है मेरे पास पहले से कोई स्टॉक रखा है तो वो जुड़ जाएगा, बाद में कोई क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल दे रखी है इतना छोड़ना है तो वो माइनस हो जाएगा, बस वो भी आपके सामने करूँ, बस, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसके बाद मैं और क्या जोड़ूंगा इसमें, लास्ट प्रॉफिट, और जैसे आप प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो आप आ जाओगे सेलिंग प्राइस पर, है ना। मेरे लिए ये तो काम की बात है ही नहीं, मेरे लिए काम की बात है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक पहले आप बताओ, क्या यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम है या क्लियर है? अभी नोट कर लेना, पहले यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मतलब मैं बोलूँ इसके साथ बस एक ओवरहेड मेरे और आए थे, क्या ओवरहेड थे वो, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या क्लियर है? यहाँ तक बताओ, क्लियर है यहाँ तक, पक्का? इसके साथ में बस एक चीज और, उसके बाद मैं आगे और ज्यादा कॉस्टिंग में लेक्चर में खींचूंगा नहीं चीजों को आज, ठीक है। बस बेसिक रखूंगा क्योंकि मैंने आपको सिर्फ अभी चैप्टर्स के बारे में बताया, एक नॉर्मल सी चीज। सबसे पहले बताना फिक्स कॉस्ट, ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, और एक वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये पूरी कॉस्टिंग में काम में है। पहले फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में सेम रहेगी, है ना। टोटल में मैं वैसे ही लिख देता हूँ, टोटल में सेम रहेगी ताकि ये चीज आपको पता हो। और वेरिएबल कॉस्ट का क्या है भाई, फ्लक्चुएट होती है टोटल में, लेकिन मैं ये बोलूँ ये पर यूनिट ऑलवेज सेम रहेगी, पर यूनिट ऑलवेज सेम होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। सर फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहेगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से समझना, एग्जांपल से बताता हूँ। मैंने आपको बोला मैं अभी एट प्रेजेंट 50,000 यूनिट बना रहा हूँ, एट प्रेजेंट 50,000 यूनिट बना, और एक यूनिट पे मेरी फिक्स कॉस्ट आ रही है पर यूनिट, आपको दे रखी है पर यूनिट 3 रुपए पर यूनिट की दे रखी है। मैंने आपको बोला मैंने अपने यूनिट 50,000 से बढ़ा करके 70,000 यूनिट कर दिए, सेम फैक्ट्री में, मेरे को कोई अलग से फैक्ट्री नहीं लेनी पड़ी। तो आप बताओ मेरी फिक्स कॉस्ट अभी भी कितनी होगी? मेरी अभी भी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही होगी, 1.5 लाख। मतलब अगर मैं पर यूनिट के हिसाब से बोलूँ तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 लाख मेरी बन रही होगी,
ठीक है, चाहे आगे मैं यूनिट बढ़ाते जाऊं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एट प्रेजेंट मेरे जितने यूनिट हैं, जितनी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, मल्टीप्लाई करके मेरा तो हर जगह 1.5 लाख का खर्चा ही रहेगा। ठीक है, जब तक मैं एक ही फैक्ट्री में ऑपरेट कर रहा हूं, मैं एक फैक्ट्री से ज्यादा में नहीं जा रहा। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ। हाँ, नहीं करेंगे, रीजन बताऊंगा अभी क्यों नहीं। और यही डाउट है? एवरेज में कम हो रही होगी। हाँ, देख एक बात बता, एवरेज का मतलब क्या हो गया? पर यूनिट निकाल रहे हो ना, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल में सेम रहेगी। पर यूनिट बदल सकती है, बिल्कुल बदल सकती है। कैसे सर? अभी 2 लाख है, मैं 10,000 यूनिट बना रहा हूँ, मैंने 10,000 की जगह 15,000 यूनिट कर दी, तो पर यूनिट तो कम होगा ही होगा। इसकी सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये टोटल में हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और आया कि सर आपने 70,000 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा? बात समझना, मैं एट प्रेजेंट आपको डाटा दिया था कि 50,000 यूनिट मैं बना रहा हूं, और पर यूनिट मेरी 3 रुपए की फिक्स कॉस्ट लग रही है। मतलब मैं एग्जिस्टिंग टाइम पे इतनी फिक्स कॉस्ट इनकर कर रहा हूं ना, इतनी फिक्स कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, तो यहां से पहले आप टोटल निकालो, टोटल कितना? 1.5 लाख। सर अब मैं अपने यूनिट बढ़ाऊं घटाऊं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जो मेरी फिक्स कॉस्ट है वो तो सेम ही चलेगी भाई। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, क्योंकि ये जो आपने 3 रुपए निकाला है, रियल में 3 रुपए आपने निकाला कैसे होगा? 1.5 लाख को 50,000 से डिवाइड करके ही तो 3 निकाला होगा ना आपने, है ना? अब मैं उसको चेंज नहीं करूंगा, अब वही रहेगी। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात समझना, वेरिएबल कॉस्ट में लिखा है पर यूनिट। कैसे? सर 50,000 यूनिट है, 50,000 यूनिट पे मैं पेन चेंज कर देता हूँ, एग्जाम्पल है आपका, 50,000 यूनिट पे आपकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 6 रुपए पर यूनिट की। बात ठीक है? एक बात बताओ, आप इसको 70,000 यूनिट कर दो, मैं कह रहा हूँ टोटल में जरूर चेंज होगा, पर यूनिट तो मेरा अभी भी 6 ही रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा यूनिट में सेम रहती है ना? सर टोटल बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, जितने ज्यादा यूनिट बढ़ते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। यूनिट कम होंगे, ये कम हो जाएगा। एक बार बताओ, यूनिट जीरो होगा तो ये जीरो भी तो हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट में ऐसा नहीं है, यूनिट जीरो होगा वो तभी भी 1.5 लाख रहेगा रहेगा। मतलब ये हमेशा टोटल में सेम रहेगी, ये हमेशा पर यूनिट में सेम रहेगी। पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? बस ये बात अपनी पूरी कॉस्टिंग के टाइम पे ध्यान रखना, आपको बहुत जगह काम में है। लोगों को ना ये बात क्लियर नहीं हो पाती, इसलिए मैं आपको पहली क्लास में चीज क्लियर कर रहा हूँ। इसमें कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो। सर ये बात मेरे को लग रहा है अभी भी क्लियर, अगर लग रहा है तो। फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटलिटी में सेम होती है। सर पर यूनिट ऊपर नीचे होगी? बिल्कुल हो सकती है। वेरिएबल कॉस्ट टोटल में ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन पर यूनिट हमेशा सेम चलती है ना? जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे वैसे वैसे टोटल में बढ़ती जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है पक्का यहाँ तक? ठीक है, अब आप नोट कर लो, अब आप इतना नोट कर लो। कहाँ से करा था हमने? कॉन्सेप्ट से ना? तो जी ठीक है, और कौन से?
डन। हाँ हाँ, लिखना लिखना भाई। लिखा नहीं, लिखा तुमने? हाँ बस फिर ठीक है। फोर इन वन। हो गया। हो गया नोट? तो बताना भाई। हाँ हाँ, 420 होगी, वो चेंज होगी। पता है, बस यहाँ पर ना एक बात पे कंफ्यूज मत करना कि सर आपने 50 को भी तो 3 से मल्टीप्लाई करा ना। मैं ये कह रहा हूँ जो मेरा एग्जिस्टिंग डाटा था, मैंने पूरी कैलकुलेशन करी, उस हिसाब से पर यूनिट ये आ रही है। तो जो एग्जिस्टिंग डाटा पे आ रही है उस टाइम पे जो फिक्स कॉस्ट है हमेशा वही चलेगी। अब आगे यूनिट बदले या ना बदले, टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरा। ठीक है। हाँ जी। हो गया। आओ जी, एक बार देख लेते हैं जो भी हमने करा आज की क्लास में, इतना ही करवाऊंगा, बाकी हम इसके बाद आगे कल करेंगे अगली क्लास में। और एक बात आपको और बताया तो, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद मटेरियल लेबर, इसी प्रोसेस में इसी फ्लो में मैं आपको करवाऊंगा चीजें। ठीक है। यहाँ तक की सारी बातें हो गई, अब इसके बाद समझना। सबसे पहले आज हमने क्या क्या पढ़ा आपके साथ, मेन तो सिर्फ आपको 3 कंसेप्ट मैंने बताए हैं। पहला कंसेप्ट है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, जो आप हर चैप्टर में निकालना सीखोगे कि कॉस्ट हम कैसे निकाल रहे हैं। बाद में प्रॉफिट जोड़ोगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2 चीजें मैंने आपको और बताई, एक कॉस्ट कंट्रोल, एक कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप स्टेबिलिटी पे नहीं आ रहे, जब तक आप चीजों को कंट्रोल कर रहे हो कि अननेसेसरी ना बढ़े, आप उसे पकड़ के रख रहे हो कि कॉस्ट इतनी है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। रिडक्शन का मतलब जब स्टेबिलिटी आ जाए तो धीरे धीरे करके कम करने की कोशिश करो, विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी। इस चीज को दिमाग में रखना जरूरी है। ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले आप निकालते हो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी? जब मैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इन 3 चीजों को जोड़ दूंगा तब मेरी क्या निकल कर आती है? प्राइम कॉस्ट। ठीक है। नीचे बताया था आपको, देखो पहला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, सबसे पहले ये जोड़े, प्राइम कॉस्ट आ गई। अभी आप फैक्ट्री में ही खड़े हो तो फैक्ट्री के सारे ओवरहेड जोड़ दो, फैक्ट्री के ओवरहेड जोड़े। अब आप फैक्ट्री से बाहर आ गए तो फैक्ट्री की टोटल कॉस्ट मेरी आ चुकी है। ठीक है। फैक्ट्री से बाहर आके सबसे पहले बंदा कहाँ जाएगा? ऑफिस में। ऑफिस में जाएगा तो ऑफिस से रिलेटेड जो भी ओवरहेड है वो सारे ले लो। जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस के एम्प्लॉय की सैलरी, सारा खर्चा। अब आप ऑफिस से भी निकल गए तो अब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक मैं पहुंच चुका हूं, क्योंकि गुड्स अब पूरे बन चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सर बस एक काम रह गया, गुड्स बन गए तो सेल भी तो कराने पड़ेंगे ना, तो साथ में सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन के कोई ओवरहेड है वो भी जोड़ दो, आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। सही बात है। कॉस्ट ऑफ सेल जो भी हमारा आता है, इसमें लास्ट में हम प्रॉफिट जोड़ते हैं और उसके बाद आपका निकल कर आ जाता है। ठीक है। इतनी बातें हमने पढ़ी। इसके साथ बस मैंने 2 कंसेप्ट आपको और बताया, एक फिक्स कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में सेम रहेगी, वैसे बदल सकती है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी हमेशा पर यूनिट में सेम रहेगी, टोटल में ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बाकी करेंगे अपना नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट तो नहीं है ना आता? हाँ हाँ, अगली भी मेरी है। ठीक है। थैंक यू। आज वाली क्लास इतनी।